हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज की क्लास में हमें पढ़ना है यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ पुनर्परीक्षा जून 2024 जो कि निरस्त हो गई थी। उसका क्वेश्चन पेपर भी मैंने आपको सॉल्व कराया है। पहले एग्ज़ाम हुआ और फिर निरस्त हो गई थी वो परीक्षा, तो फिर दूसरा फिर से हुआ था पेपर जून 2024 को। ये पेपर वही वाला है, शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता। ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्याख्या सहित हल प्रथम प्रश्न पत्र। यहाँ पर हम प्रथम प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं। परीक्षा तिथि 21/8/2024 शिफ्ट 2। ठीक है। निम्न तालिका में 6 देशों ए ऐप का 2019 से 2023 तक के 5 वर्षों के दौरान का कुल निर्यात रुपए करोड़ में दर्शाया गया है। तालिका में प्रदत्त डेटा के आधार पर आगे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निर्यात का देश वार विवरण। देश वर्ष में निर्यात करोड़ में देना है। यहाँ पर ये देखिए 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 ABCDE ऐप। ठीक है। 40/80 2020 का है, 2021 का 120, 2022 का 90 और 2023 का 180। बी में रहेगा 2019 का 60। आप लोग ये टेबल देख लीजिए। यहाँ पर हम सॉल्व करना है, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यहाँ पर टिप्पणी आय, निर्यात और आयात है ना। यदि वर्ष 2023 में सभी देशों को मिलाकर उनका कुल आयात 770 करोड़ था, तो इन सभी देशों को मिलाकर उस वर्ष उनकी आय कितनी थी। ए 250 करोड़ रुपए, बी 320 करोड़ रुपए, सी 560 करोड़, डी 480 करोड़। ए वर्ष 2023 में सभी देशों द्वारा किया गया कुल निर्यात 180 प्लस 200 प्लस 130 प्लस 50 प्लस 220 प्लस 240 कितना हो जाएगा 1020 करोड़ रुपए दिया है। आय निर्यात आया। ठीक है। आय कितना 1020 माइनस 770 कितना 250 करोड़ रुपए। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि वर्ष 2024 में देश ए का, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा, दूसरा क्वेश्चन है यदि वर्ष 2024 में देश ए का निर्यात 2022 में देश बी के संयुक्त निर्यात और 2021 में देश ई के निर्यात से 20% अधिक है, तो वर्ष 2024 में देश ए की आय रुपए करोड़ में क्या है। यदि वर्ष के लिए इसका आयात रुपए 184 माफ़ कीजिएगा 184 करोड़ है। ठीक है। ए देखिए ए क्या दिया गया है, ए दिया गया है 106, बी दिया है 44, सी दिया है 92 और डी दिया है 68। ठीक है। अब इसका आइए हम डिस्क्रिप्शन देखें, इसकी व्याख्या देखिए। इसकी व्याख्या आंसर इसका डी होगा प्रश्न अनुसार। ए द्वारा 2024 में किया गया निर्यात कितना था ये देखेंगे। देखिए यहाँ देखिए बी द्वारा 2022 में निर्यात प्लस ई द्वारा 2021 में निर्यात प्लस 20% बराबर देखिए बी द्वारा 2022 में कितना हुआ 100। ठीक है। प्लस 110 21 के अनुसार प्लस 20%। ठीक है। कितना हो जाएगा 252 करोड़। तब 2024 में एक ही आय कितनी होगी 252 माइनस 184 कर देंगे तो कितना बचा 68 करोड़ बचेगा। ठीक है। आगे आप लोगों को समझ में। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, तीसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2022 में सभी देशों के निर्यात में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी है। ए 40.67%, बी 72.39%, सी 38.89%, डी 62.99%। ठीक है। इसका आंसर सी होगा। 2020 में सभी देशों द्वारा किया गया कुल निर्यात 80 प्लस 50 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 80। ठीक है। 540 करोड़ हो जाएगा। फिर 2022 में सभी देशों द्वारा किया यह कुल निर्यात। ठीक है। 90 प्लस 100 प्लस 180 प्लस 30 प्लस 200 प्लस 150 कितना हुआ 750 करोड़। फिर यहाँ देखिए हम परसेंटेज में वृद्धि दर कितनी होगी इसकी निकालेंगे तो कितनी होगी 750 माइनस 540 अपॉन कितना आ जाएगा 540 इंटू 100 से ही करते हैं क्योंकि तो कितना आ जाएगा 38.89%। ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्या कभी कभी क्या होता है परीक्षाओं में कि जो हमने क्वेश्चन पढ़ा वही के वही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, हर समय नहीं होता है, बट याद रखने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है कि आपको औसत नहीं निकालना पड़ेगा, उसका प्रतिशत नहीं मिल। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप पहचान सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन
है, इसका करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन मैथमेटिक्स में तो अलग अलग प्रकार से ही बनाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो हमारा देखिए, हम आए क्वेश्चन नंबर 4 पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ज़रूरी होता है। क्यों कोई भी हम किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमें टेस्ट देना पड़ता है। टेस्ट देंगे तभी हम उसमें अपने जीके को पहचान पाएंगे कि हमें कितना याद हो पाया है। ठीक है, तो ये समझिए कि आप ये टेस्ट दे रहे हैं और टेस्ट के साथ साथ आपको इसमें व्याख्या उत्तर सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर ही भी है और आंसर भी है। हमारा चौथा होगा, दिए गए सभी वर्षों में देश ई का औसत निर्यात देश सी के औसत निर्यात से प्रतिशत अधिक है, कितना है देखिए। एक ए में दिया है 13 सही 7/11, बी 9 सही 1/11, ठीक है, सी 13 सही 5/7, डी 12 सही 1/7। ठीक है, आंसर इसका ए सही होगा। ई द्वारा औसत निर्यात 120 प्लस 100 प्लस 110 प्लस 200 प्लस 220, ठीक है, अपॉन कितना 5 रुपये में कितना 150 करोड़। सी द्वारा औसत निर्यात 100 प्लस 110 प्लस 140 प्लस 180 प्लस 130 अपॉन 5 रुपये में 132 करोड़। अभिष्ट प्रतिशत बराबर 150 माइनस 132 अपॉन 132 इंटू 100। ठीक है, 18 अपॉन 132 इंटू 100, 1800 अपॉन 132, 900 अपॉन 66, 150 अपॉन 11। ठीक है, इसका आ जाएगा 13 सही 7/11, ये सही उत्तर रहेगा इसका। पांचवा क्वेश्चन कौन सा है, यदि वर्ष 2019 में देश डी और देश एफ का आयात से निर्यात का अनुपात क्रमशः 1:2 हुआ 4:1 है, तो उस वर्ष देश एफ और डी को मिलाकर उनका कुल आयात कितना है। ए 104 करोड़, ए में दिया है 104 करोड़, बी में दिया है 184 करोड़, सी में दिया है 192 करोड़ और डी में दिया है 130 करोड़। ठीक है, सो यहाँ देखिए इसका डिस्क्रिप्शंस क्या होगा, इसकी व्याख्या क्या होगी। तो यहाँ इसका सही उत्तर तो सी हो जाएगा, सी होगा। 2019 में आयात से निर्यात का अनुपात देश एफ, ठीक है, 4:1 हो गया। देश एफ का 2019 में निर्यात कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू। ठीक है, 48 करोड़ रुपए, कितना 4 यूनिट्स का। ठीक है, आयात 12 करोड़ रुपए 1 यूनिट, तब देश ऐप का आयात 2019 में कितना 12 करोड़। देश डी द्वारा 2019 में निर्यात 90 करोड़ रुपए 1 यूनिट और आयात रुपए 180 करोड़ 2 यूनिट। एफ और डी का 2019 में आयात 12 प्लस 180 कितना हो जाएगा 192 करोड़। क्वेश्चन नंबर 6, संचार में एक पाठ किसका उत्पाद है। ए गैर प्रतिक्रियाशीलता, बी सैन्याभ्यास, सी सामाजिक संपर्क, डी तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान। इसका सही होगा सी, संचार में एक पाठ एक बातचीत की सामग्री है या बातचीत में क्या कहा जाता है। संचार प्रक्रिया में संदेश प्रेषक के एनकोडिंग को वास्तविक भौतिक उत्पाद है। प्रेषक विचारों, प्रतीकों और शब्दों को एक संदेश में एनकोड या परिवर्तित करता है ताकि इसे रिसीवर तक पहुंचाया जा सके। देखिए अब 7वां हमारा रहेगा, 30 रुपये में 35 अंडे बेचकर कोई व्यक्ति 25% का घाटा उठाता है तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 144 रुपये में कितने अंडे बेचना चाहिए। ए 85, बी 95, सी 105, डी 115। ठीक है जी, इसका सही उत्तर सी होगा, जहाँ एस पी क्या है, विक्रय मूल्य है, एन वस्तुओं की संख्या है, पी क्या है, लाभ है और एल क्या है, हानि है। यहाँ देखिए आप SP1 अपॉन कितना N1 100 प्लस माइनस पी एल। ठीक है, SP2 में कितना N2 100 प्लस माइनस, ठीक है, P अपन L। ठीक है, कोष्टक बंद हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए अब आगे 30 अपॉन 35 इंटू 100 माइनस 25 और यहाँ करेंगे 144 N2 100 प्लस कोष्टक 100 प्लस 20 30 अपॉन 35 इंटू 75 बराबर 144 अपॉन N2 इंटू 120। ठीक है, 120 N2 बराबर 144 इंटू 35 इंटू 75 अपॉन 30 इंटू 120 कितना N2 का कितना आएगा 105। अब देखिए 8वां है हमारा, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों GHGs में से कौन सी पर दोहा में क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी अनुपालन अवधि में विचार किया गया था। ए सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, बी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFC, सी नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड NF3, डी पर फ्लोरोकार्बन्स PFC। ठीक है, इसका सी क्या हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रतिबद्धता
सीमित अवधि जिसे दोहा संशोधन के रूप में भी जाना जाता है 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2020 तक चली नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3 उन ग्रीन हाउस गैसों में से है जिनमें दोहा में क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी अनुपालन अवधि में विचार किया था। 9 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पैराग्राफ में रिक्त स्थानों को सही ढंग से भरने वाले शब्दों ए के अनुक्रम को पहचानें। मानव कंप्यूटर इंटरैक्शन के संदर्भ में दृश्य चीज़ों के इर्द गिर्द निर्मित एक इंटरफेस है और विंडोज़ 11 इन दृश्य चीज़ों के साथ का एक उदाहरण है। सूचना प्रदर्शित करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्क्रीन का क्षेत्र है। एक छोटी तस्वीर है जिसका उपयोग फोल्डरों, सॉफ्टवेयर आदि का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है, जबकि विकल्पों की एक सूची है जिसे उपयोगकर्ता चुन सकता है। ए OS, बी मेनू, सी विंडो, डी आइकन, ई GUI। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। ए आप लोग देख लीजिए, इसका सही होगा सी। रिक्त स्थानों में शब्दों का सही अनुक्रम इस प्रकार है ई GUI, ए OS और फिर विंडो आएगा, डी आइकन, बी मेन्यू। ठीक है। 10वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथन में से की गई भ्रांति की पहचान करें। पानी विषैला यौगिक नहीं है, इसलिए इसके घटक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन विषैले नहीं है। ए क्या हो जाएगा, विभाजन। ए है विभाजन की भ्रांति, बी समविवेकीकरण, सी फिसलन ढलान, डी जल्दबाजी में सामान्यिक। ए इसका सही उत्तर होगा। विभाजन की भ्रांति एक तार्किक भ्रांति है जो तब होती है जब कोई यह मान लेता है कि किसी समग्र की विशेषताएं उसके भागों के लिए भी सत्य होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, एक निश्चित कूट लेखन भाषा में शब्द SLIGHT को UJKEJR से कूटित किया जाता है, तब शब्द ग्राउंड का कूट होगा। क्या होगा इसका, डी सही होगा। IPQSPB। दिए गए कूट में अनुसरित तर्क इस प्रकार हैं। S+2U, ठीक है, G+2। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है, इसको क्या ब्लैक बोर्ड में समझाना पड़ेगा, तब आप लोगों को ये प्रॉपर रूप से समझ आ पाएगा। इसे आप लोग देख लीजिए, इसका IK, ठीक है, +2 0, ये जोड़ने वाला माइनस रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन मात्रात्मक शोध के ज्ञानमी मानसीय अभिविन्यास को निरूपित करता है। ए व्याख्यात्मक, बी रचनावाद, सी प्रत्यक्षवाद, डी आगमनवाद। सी प्रत्यक्षवाद मात्रात्मक शोध के ज्ञानमीमांसीय अभिविन्यास निरूपित करता है। प्रत्यक्षवाद एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसके मुताबिक सामाजिक विज्ञानों में मानव संगठन का वैज्ञानिक अध्ययन वैध है। यह इस बात पर जोर देता है कि सामान्य नियमों की खोज और मूल्यांकन के लिए सैद्धांतिक और अनुभवजन्य काम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, ये विचार करें कि जनसंचार माध्यमों में दर्शकों को सीधे प्रभावित करने की अधिक शक्ति नहीं होती। इस अवधारणा को जन्म देता है। ए सीमित प्रभाव, बी सामूहिक प्रभाव, सी व्यक्तिगत प्रभाव, डी विनियमित प्रभाव। ए इसका सही उत्तर होगा। यह विचार कि जनसंचार माध्यमों में दर्शकों को सीधे प्रभावित करने की अधिक शक्ति नहीं होती, सीमित प्रभाव की अवधारणा को जन्म देता है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि कथन कोई भी बंदर बिल्ली नहीं है सत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य माना जा सकता है। ए कुछ बंदर बिल्ली हैं, बी कुछ बिल्ली बंदर हैं, सी सभी बिल्ली बंदर हैं, डी कुछ बंदर बिल्ली नहीं है। डी इसका सही उत्तर होगा। विरोध वर्ग के अनुसार यदि कोई बंदर बिल्ली नहीं है सत्य है, तो कुछ बंदर बिल्ली नहीं है को सत्य माना जाएगा। यहाँ पर ए फिर ई कोई बंदर बिल्ली नहीं है, ये इस प्रकार से सब कॉन्ट्रडिक्टरी, कुछ बंदर बिल्ली नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं हम। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ब्रिटिश अधिकारी जो भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का इच्छुक था, उसका नाम था डी विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स 1740 से 1794 एक वेल्स विद्वान, भाषाविद और न्यायाधीश थे जो 1783 से 1794 तक भारत में रहे। जोन्स भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक थे और उन्होंने विभिन्न भाषाओं के कई ऐतिहासिक और साहित्यिक ग्रंथों का अनुवाद किया। जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से दो कथन सत्य नहीं हो सकते हैं लेकिन दोनों असत्य भी हो सकते हैं। ए सभी बंदर बानर हैं, बी कुछ बंदर बानर हैं, सी कुछ बंदर बानर नहीं है, डी कोई बंदर बानर नहीं है। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर को चुनिए। यहाँ देखिए इसका सही उत्तर ए होगा। ठीक है। विरोध वर्ग के अनुसार यदि दो कथन एक दूसरे के विपरीत
हैं तो वे दोनों सत्य नहीं हो सकते, लेकिन दोनों असत्य हो सकते हैं। सभी बंदर लंगूर हैं, कोई बंदर लंगूर नहीं है, ये एक दूसरे के भी विपरीत हैं। ठीक है, फिर ये क्या हुआ, अधीनस्थ हैं, ये यहाँ से क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, विरोधाभासी हैं ई। ठीक है, सभी बंदर लंगूर हैं, ये विरोध है। फिर यहाँ से ये विपरीत है। ठीक है, फिर अधीनस्थ उप विपरीत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, किस प्रकार के मूल्यांकन में छात्र अपनी प्रगति को बाहरी मानदंडों या साथियों के बजाय अपने पिछले प्रदर्शन के आधार पर मापते हैं? ए, सहकर्मी मूल्यांकन, बी, इप्सिटिव मूल्यांकन, सी, फॉर्मेटिव मूल्यांकन और डी, योगात्मक मूल्यांकन। इसका सही उत्तर होगा बी, इप्सिटिव मूल्यांकन एक प्रकार का मूल्यांकन है जो किसी व्यक्ति के वर्तमान प्रदर्शन की तुलना उसके पिछले प्रदर्शन से करता है। इसे फोर्स्ड चॉइस स्केल के रूप में भी जाना जाता है और इसका उपयोग व्यक्तित्व प्रश्नावली और दृष्टिकोण सर्वेक्षणों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने निम्नलिखित विचारों का समर्थन किया? ए, केवल विज्ञान शिक्षा, बी, खंडित शोध, सी, कठोर विशेषज्ञता, डी, मानविकी और विज्ञान को अलग करना। इसका सही उत्तर होगा सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य चुने हुए क्षेत्रों में गहन विशेषज्ञता विकसित करना है। इसके साथ ही एनईपी 2020 का उद्देश्य एक समग्र और बहुविषयक शिक्षा तैयार करना है जो छात्रों को कौशल और क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला विकसित करने में मदद करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा होगा, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10%, 20% और 30% की 3 क्रमिक छूट एक एकल छूट के बराबर है? ए, 60%, बी, 50.4%, सी, 54.6%, डी, 49.6%। इसका सही उत्तर होगा डी, 3 क्रमागत बट्टों क्रमशः 10%, 20% तथा 30% के लिए एकल बट्टा 100 माइनस बड़ा वाला कोष्टक। ठीक है, 90 अपॉन 100 इंटू 80 अपॉन 100 इंटू 70 अपॉन 100, कोष्टक 1 इंटू 100 से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 100 माइनस 50.4 49.6%। क्वेश्चन नंबर 20, नामात्र चर की पहचान करें? ए, लिंग, बी, परेशानी का स्तर, सी, जाति, डी, केल्विन में तापमान, ई, आर्थिक स्थिति। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ देखिए, इसका सही उत्तर बी होगा, ए और सी। ठीक है, बी, नामात्र चर एक प्रकार का श्रेणीबद्ध डाटा है जो किसी प्राकृतिक क्रम के बिना किसी नाम, लेवल या श्रेणी का वर्णन करता है। लिंग, जाति, आँखों का रंग, रक्त प्रकार इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहे हैं दोस्तों। 21 क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक तकनीक तीसरी पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाने के लिए प्रमुख तकनीक है? ए, ट्रांजिस्टर आधारित, बी, इंटीग्रेटेड करंट आईसी आधारित, सी, वैक्यूम ट्यूब आधारित, डी, माइक्रो प्रोसेसर आधारित। इसका देखिए, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख तकनीक एकीकृत सर्किट आईसी थी जिसने ट्रांजिस्टरों का स्थान लिया। एक एकल आईसी में अनेक ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक, संधारित्र और सर्किटरी होती है। अमेरिकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैक किल्बी ने आईसी का आविष्कार किया था। नोट, इस प्रश्न को एनटीजी से निरस्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22, स्वयंप्रभा चैनल 4 की शिक्षा और गृह विज्ञान विषय वस्तु निम्नलिखित द्वारा प्रदान की जाती है? ए, इसका सही उत्तर होगा CEC न्यू दिल्ली। स्वयंप्रभा चैनल 4 सारस्वत पर सामग्री CEC नई दिल्ली द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान तथा गृह विज्ञान जैसे विषय आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से समान है? ए, कोई बंदर बिल्ली नहीं है, बी, कुछ बंदर बिल्ली हैं, सी, कुछ बिल्ली बंदर हैं, डी, कुछ बंदर बिल्ली नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर देखिए, बी एंड सी केवल 2 कथन तार्किक रूप से समतुल्य होते हैं जब उन्हें बनाने वाले सरल कथनों के सत्य मानों के प्रत्येक संभावित संयोजन के लिए उनका सत्यमान समान होता है। दिए गए कथन तार्किक रूप से समतुल्य हैं। बी, कुछ बंदर बिल्ली हैं, सी, कुछ बिल्लियां बंदर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 लुक हियर दोस्तों, यहाँ देखिए, निम्नलिखित कौन सी युक्ति दोषयुक्त है क्योंकि प्रमुख पद व्यापक है और मध्य पद समावेशी है? ए, आकाश कमल सुगंधित होता है क्योंकि यह कमल है। बी, शुक्रांत अमर है क्योंकि वह बहुत समय पूर्व द्विंगत हो गया। सी, ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह श्रव्य है। डी, प्रत्येक वस्तु अभिधेय है क्योंकि यह गेय है। इसका सही उत्तर है डी, प्रत्येक वस्तु
अभिधेय है क्योंकि यह श्रेय गेय है। युक्ति दोषयुक्त है क्योंकि प्रमुख पद व्यापक है और मध्य पद समावेशी हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किन सामाजिक विज्ञानों ने मास कम्युनिकेशन के ज्ञान में अधिक योगदान दिया है? ए मानव विज्ञान, बी सामाजिक विज्ञान, सी मनोविज्ञान, डी सामाजिक चिकित्सा शास्त्र विज्ञान, ई रक्षा विज्ञान। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका डी सही होगा, केवल ए, बी, सी, डी। जनसंचार एक व्यक्ति, समूह या संगठन द्वारा टेलीविज़न, रेडियो या सोशल मीडिया जैसे माध्यम से एक बड़े विविध दर्शकों तक संदेश भेजने की प्रक्रिया है। निम्नलिखित सामाजिक विज्ञानों ने मास कम्युनिकेशन के ज्ञान में अधिक योगदान दिया है? ए मानव विज्ञान, बी सामाजिक विज्ञान, सी मनोविज्ञान। थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलेंगे हम अगले वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ में, कुछ मतलब इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, बाय बाय।